all of you. बीकॉम द्वितीय वर्ष चौथे सत्र के ऑनलाइन कक्षा में आप सबको मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए, मेरे प्रिय छात्रों, आप रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीकॉम 4 सेमेस्टर के लिए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित कुल 12 कहानियों में से जो 7वीं कहानी है वापसी यानी मरळी बरुवुदु, इस कहानी के कहानीकार हैं उषा प्रियवंदा, जो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ लेखक उषा प्रियवंदा कहानीकार हैं। तो उन्होंने इस वापसी, इस कहानी का प्रमुख पात्र है गजाधर बाबू। ये रेल डिपार्टमेंट में थे, रिटायरमेंट होकर अपने घर आते हैं। गणेशी उनका नौकर है। अमर गजाधर बाबू का बड़ा बेटा है। नरेंद्र छोटा बेटा है। बसंती छोटी बेटी है। गजाधर बाबू की पत्नी अमर, नरेंद्र, बसंती और कांति की माँ और गजाधर बाबू की पत्नी है। कांति ये बड़ी बेटी है गजाधर बाबू की और घर का नौकर। तो देखिए, हमारे सामने जो 8 पात्र हैं, इन 8 पात्रों के माध्यम से जो कहानी का वातावरण इर्द गिर्द दिखाई देता है। तो देखिए, बीती हम कक्षा में हमने अध्ययन किया है। तो देखिए, 35 वर्ष यानी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं। गजाधर बाबू क्या करते हैं, जैसे 60 साल की उम्र में यानी 35 वर्ष 35 ईयर यानी नौकरी कर जॉब कर रिटायरमेंट होते हैं। ज्यादातर देहांती रेलवे स्टेशन पर उनको रेलवे स्टेशन मास्टर के रूप में गजाधर बाबू नौकरी कर चुके हैं और शहर में जगह लेकर एक मकान बनवाया है। 2 बेटे 2 बेटियों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए शहर में बच्चे और पत्नी को रखते हैं। कभी कभार बच्चे और पत्नी उन्हें मिलने के लिए आते हैं, जब चले जाने के बाद उन्हें बहुत दुख होता है। तो ऐसी घटनाओं हमने गजाधर बाबू की जीवन चक्र के अंदर हमने देखा। जब जिस वक्त वो रिटायरमेंट होकर एक तरफ उन्हें खुशी है, क्योंकि आज 35 साल के बाद अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपना खुशहाल जीवन बिताऊंगा, और 35 साल की उम्र तक रेलवे अपार्टमेंट में रहकर इस घर छोड़कर जाना, गणेशी को छोड़कर जाना, ये भी उनके लिए दुखद की बात थी। लेकिन भविष्य की सुख की कामना करते हुए उन्होंने लगेज पैक कर क्या करते हैं, गजाधर बाबू निकलते हैं। गजाधर बाबू जाने के बाद किस प्रकार जैसे रिटायरमेंट होकर जैसे अपने घर तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं, तब गणेशी उन्हें बेसन की लड्डू गणेशी की पत्नी बांध कर देती है। तो उसके ब्याह के लिए, मदद के लिए भी वो तैयार होते हैं। तो इस प्रकार घटनाक्रम हमने बीती कक्षा में देखा। जब इतवार का दिन था, जब संडे के दिन गजाधर बाबू रिटायरमेंट होकर अपने घर आते हैं, तो एक कमरे में नरेंद्र क्या करने लगा है, जैसे किसी फिल्म की नकल कर दिखाने लगा है। तो अमर की पत्नी, बड़ी बहू बसंती, सब लोग हंस रहे हैं। उनकी माँ जो गजाधर बाबू की पत्नी, वो अपने पूजा पाठ में लगी हुई है। तो उस हंसी में शामिल होने के लिए गजाधर बाबू साइलेंट होकर कमरे में जाते हैं। नरेंद्र धप कर नीचे बैठ जाता है। तो चुपके से सब चाय पीकर निकल जाते हैं। तब तक उनकी पत्नी आती है, पूछती है सब कहाँ चले गए, आप अकेले बैठे हैं। बसंती चाय बनाकर देती है, लेकिन चाय में चीनी कम थी। तो देखिए, ऐसे घटनाओं को हमने पारिवारिक चित्रण, इस कहानी के माध्यम से एक पारिवारिक चित्रण इस कहानी में दिखाई देता है। तो हमने बीती कक्षा में यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। तो देखिए, किस प्रकार जैसे कहानी के आगे किस प्रकार पारिवारिक मोड़ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, तो देखिए किस प्रकार जैसे गजाधर बाबू और उनका परिवार किस प्रकार जैसे एक मिलजुल कर रहता है, लेकिन आपसी कलह का वातावरण भी इस कहानी के माध्यम से हमें दिखाई देता है। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। जो जैसे देखिए, बसंती चाय बना कर देती है, चाय में चीनी कम थी। जब माँ यानी उनकी पत्नी पूजा पाठ कर आती है, जब गजाधर बाबू यानी हॉल में बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे।
अचानक उन्हें गणेशी की याद आ गई। उस वक्त क्या होता है, जैसे गजाधर बाबू को उनका नौकर जो रेलवे अपार्टमेंट के अंदर जो गणेशी हर समय, जैसे ट्रेन के लिए टाइम हो सकता है, ट्रेन का समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन गणेशी कभी भी नाश्ते और चाय में आज तक उसने कभी देरी नहीं की थी। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पुरियां और जलेबी बनाता था। गणेशी क्या करता था, जब पैसेंजर ट्रेन 8 बजे आने से पहले गरम गरम पुरिया और जलेबी चाय बनाकर गजाधर बाबू को देता था। आज उन्हें अपने परिवार में, जैसे होटल में हम ऑर्डर करने के बाद जैसे वेटिंग में बैठते हैं, उसी प्रकार जैसे गजाधर बाबू को अपने परिवार में इंतजार करना पड़ा। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबी और चाय लाकर रख देता था। हर दिन गणेशी जब वो उठकर तैयार होने तक जलेबी पुरिया लाकर नाश्ते के लिए लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास के ऊपर तक लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी। चाय ऐसी बनाता था गणेश, गिलास, कांच के गिलास लबालब भरे जैसा, ऐसी टेस्टी, और 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई डालकर क्या करता, जैसे गणेशी चाय लाकर देता था। पैसेंजर भले रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी की चाय पहुंचने में कभी देरी नहीं हुई। जो सुबह रानीपुर पैसेंजर अगर लेट पहुंचे, लेकिन आज तक कभी भी गणेशी एक दिन भी चाय नाश्ते में देरी नहीं की। क्या मजाल कभी उससे कुछ कहना पड़े। आज तक गणेशी के ऊपर कभी एक भी कंप्लेंट नहीं, एक भी शिकायत नहीं। तो देखिए हर वक्त समय पर वो क्या करता, जैसे गणेशी काम करता दिखाई देता है। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन के उनके विचारों को व्याघात पहुंचा। जैसे चाय नाश्ता कर बर्तन ऐसे फेंक कर चले गए थे, वो शिकायत करती है गजाधर बाबू की पत्नी, और बहू ने नौकर को मार्केट में भेजा है, बाजार लाने के लिए भेजा है। उसके व्याघात स्वर को सुनकर, जैसे उसके शिकायत स्वर को सुनकर उन्हें थोड़ा दिल को चोट पहुंचती है। वह कह रही थी कि सारा दिन ऐसी खींच खींच में निकल जाता है। उनकी पत्नी बड़बड़ा रही है, सारा दिन इनकी नौकरानी घर संभालते संभालते चला जाता है। इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई। तो देखिए कहती है, गजाधर बाबू की पत्नी कहती है, परिवार को संभालते संभालते पीटते पीटते मेरी उम्र बीत गई। कोई जरा हाथ भी नहीं बांटता, परिवार में कोई एक काम नहीं करता, ना अमर करता, ना नरेंद्र, ना बसंती अमर की पत्नी। तो देखिए किस प्रकार थोड़ा भी मदद नहीं करते। पूरे गृहस्थ को संभालते संभालते मेरी आधी से ज्यादा उम्र चली गई। कहते हुए इस प्रकार जैसे शिकायत स्वर सुनाई देता है। बहू क्या क्या करती है, गजाधर बाबू ने पूछा। बड़ी बहू अमर की पत्नी क्या करती है घर में, तो उनने सवाल पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। जब देखो तब अमर की पत्नी अपने कमरे में पड़े रहती है, बसंती को कॉलेज जाना होता है, दोनों मुझे वो काम में मदद नहीं करते। तो देखिए किस प्रकार जैसे गजाधर बाबू की पत्नी जैसे शिकायत करती है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। गजाधर बाबू को जोश में आकर आवाज देते हैं, बसंती। बसंती भाभी के कमरे में से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, तो उनके भाभी के कमरे में से निकलकर बसंती आती है। बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर पड़ी। गजाधर बाबू कहता है, शाम का इवनिंग, ಇವತ್ತು सायंकाल ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು, इवनिंग में तुम खाना बनाना पड़ेगा, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। गजाधर बाबू टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएगी, शाम का खाना तुम बनाओगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है, बाबूजी मैं मॉर्निंग कॉलेज जाती हूँ, शाम में मुझे पढ़ना होता है, मैं कब खाना बनाऊंगी। गजाधर बाबू बड़े प्यार से समझाया अपने बेटी बसंती को, तुम सवेरे पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है बेटी,
बसंती से कहते हैं तुम मॉर्निंग पढ़ाई कर लो, कॉलेज जाकर आओ, इवनिंग शाम में तुम खाना बनाओ, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, उसके शरीर में अब वो शक्ति नहीं बची, तुम्हारे माँ के अंदर वो शक्ति नहीं है, तुम तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम हाथ बांटना चाहिए, तुम्हारी अम्मा भी बूढ़ी हो गई हैं, तुम और तुम्हारी भाभी अमर की पत्नी दोनों मिलकर माँ का काम बांटना है बेटी, सुबह बहू खाना बनाएगी, शाम में तुम खाना बनाना। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। तो देखिए इतना कहकर गजाधर बाबू, बसंती चुप रह गई। उसने जाने के बाद माँ से धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है। बसंती जाने के बाद माँ कहती है, पढ़ना केवल बहाना है, पढ़ती नहीं हो, इधर उधर भाग दौड़ करती है, कभी जी नहीं लगता, लगे कैसे, शीला से फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के उसके घर में हर वक्त वहां घुसती हैं, मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। तो देखिए जब शीला के घर में बड़े बड़े लड़के हैं, जब देखो तब 24 घंटे उसी के घर में घुसती है, मैं मना करने के बाद भी मेरी बात नहीं मानती। बसंती कहते हुए माँ बसंती के बारे में शिकायत करती है। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए, नाश्ता कर कर बाहर हॉल में चले गए। घर छोटा था और ऐसा अस्त व्यस्त हो चुकी थी, उसमें गजाधर बाबू को रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। घर छोटा था, नाश्ता कर कर हॉल में चले गए तो घर का अस्त व्यस्त हो गया था, स्पेशल कमरा नहीं था। किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सी को दीवार से सटका कर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली से चारपाई डाल दी। कोई मेहमान आता है तो हम चेयर डालकर देते हैं, वैसे चारपाई छोटी सी बेड डालकर हॉल में एक साइड में यानी गजाधर बाबू को डाल दिया जाता है। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास अस्थायित्व का अनुभव करने लगे। गजाधर बाबू सोकर उस कमरे में कभी कभार गहरा सोचने लगे। उन्हें याद हो आती कि रेलगाड़ी की जो आती है और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती है। रानीपुर जब पैसेंजर आती है प्लेटफॉर्म पर 10-15 मिनट रुकती है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है, ऐसा वो स्थायी सोचने लगे। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अपना प्रबंध किया था, बैठक ने हॉल में ही उन्हें सोने का इंतजाम किया था। घर छोटा था, उनके पत्नी के पास अंदर एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर उसमें एक और अचारों की मर्तबान, दाल चावल के कनस्टर, घी के डिब्बे घिरा हुआ था। उनके पत्नी के पास और एक कमरा था अंदर, लेकिन उसके अंदर अचार की डिबिया, दाल चावल कनस्टर, घी के डिब्बे से कमरा भरा हुआ था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां नहीं, चद्दर, शॉल, दूसरी ओर दरियों में लिपटी हुई रस्सी से बंधी रखी थी। उसी हॉल में चद्दर को बांधी हुई थी। पास बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे। एक टीन का बक्सा था, जैसे ठंडी के दिन में शटर जॉकेट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो भरा हुआ था। बीच में एक अलमारी बंधी हुई थी। उसी कमरे में एक अलमारी, एक तिजोरी थी। प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते। अलमारी के पास एक रस्सी है, बसंती लाकर लापरवाही से कपड़े को फेंकती है। भरसक उस कमरे में नहीं जाते। घर का दूसरा कमरा अमर और उसके बहू के पास था। उस कमरे में तो गजाधर बाबू नहीं जा सकते, दूसरे कमरे में तो अमर और उसकी बहू रहते हैं। तीसरे कमरे में जो सामने की ओर बैठक था, तीसरा तो हॉल था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेद की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सी, नीली गद्दियां और बहू के हाथों से कड़े कुशन थे। हॉल में क्या था, अमर के ससुराल वालों ने दिया है सोफा सेट, तो देखिए था, और कुशन का कवर जो अमर की पत्नी ने बनाया हुआ उसके ऊपर ढका था। जब कभी उनकी पत्नी को ये लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठ कर डाल कर पड़ जाती।
जब भी परिवार के सदस्यों को शिकायत करती, बीच में हॉल में चटाई बिछाती, उसके बैठकर गजाधर बाबू की पत्नी ने गजाधर बाबू से कंप्लेंट करती। एक दिन चटाई लेकर आ गई और गजाधर बाबू की घर गृहस्थी की बातें छेड़ी, घर का रवैया देख रहे थे। तो एक दिन आ गई, चटाई बिछाकर घर के बारे में कंप्लेंट बोलने लगी। तो देखिए घर का रवैया उन्होंने भी एक हफ्ते में देख रहे थे गजाधर बाबू। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। तो गजाधर बाबू ने कहा, पत्नी से कहा, अभी तो मैं रिटायरमेंट हो गया हूं, केवल पेंशन आ जाएगी, अभी पैसा कम आ जाएगा, घर का खर्चा भी कम करना होगा, सभी खर्च वाजिब है, किसका पेट काटूं? उनकी पत्नी कहने लगी, सब खर्च करना तो सही है, किसको भूखा रखूं मैं? यही तो जोड़ गांठ करते करते मैं बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न मन का मैंने वड़ा। इस घर गृहस्थी को चलाते चलाते मैं बूढ़ी हो गई, कभी मन का खाया, कभी मन का पहना, कभी मन का वड़ा नहीं, कहते बड़बड़ाने लगी। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। आश्चर्य होकर गजाधर बाबू अपनी पत्नी की ओर देखा, उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी, घर की हैसियत स्थिति सामने थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर कर उसका उल्लेख करते हुए स्वाभाविक था, पैसे हाथ में तंग हो गए थे, अभी रिटायरमेंट हो गए थे, मंथली सैलरी नहीं उतनी आती थी। तो देखिए वो भी परेशान थे। उनसे सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका, जैसे उसकी सहानुभूति बातों से सुनकर उनके मन को भी दुख हुआ। यदि राय बता की जाती कि प्रबंध कैसे हो, चिंता कम संतोष अधिक होता। तुम चिंता मत करो, ये बात कहते, दुख कम और खुश ज्यादा होती। उनसे तो केवल शिकायत की जाती, जैसे परिवार का सब परेशानी के लिए वही जिम्मेदार थे। तो देखिए केवल उन्हीं के ऊपर शिकायत की जाती, गजाधर बाबू के ऊपर। आज परिवार की स्थिति है, जो परिवार का जो हालात है, सब जिम्मेदार गजाधर बाबू हैं, ऐसे पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर डाल दी जाती। कहते इस प्रकार जैसे कहानी के अंदर जो पारिवारिक के अंदर गजाधर बाबू जब वापसी रिटायरमेंट होकर जब अपने परिवार में आए हैं, खुशी से अपनी पत्नी और बच्चों से रहने के लिए, लेकिन उन्हें टेंशन होने लगा है, उन्हें दुख होने लगा है, जब गजाधर बाबू की पत्नी हर दिन शिकायत अपनी बेटी की, अपने बेटों की, अपनी बहू की शिकायत करते हुए, यानी पारिवारिक कलह के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो छात्रों आज हम इस कक्षा को यही रुकते हैं और अगली कक्षा में इस वापसी कहानी को लेकर और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।